तो लोग ये सोचते हैं कि इसमें पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें सही बात यह है कि आतंकवाद विरोधी और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता और जो मीडिया में भी उनको आप टेलीविजन पर भी देखते होंगे, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो, सहमति हो, असहमति हो, वो भी हमें भिजवाइए। चुनाव एक अंतिम चरण में है, छठा और सातवां चरण भी पूरा हो जाएगा और ये यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है? बहुमत, चूंकि 1 जुलाई को भारतीय संविधान, भारतीय कानून का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। न्याय संहिता लागू करने का जो निर्णय संसद कर चुकी, मोदी सरकार द्वारा लाए वर्षों तक विचार विमर्श के बाद जो कानून की जो नई न्याय संहिता जो भारत में लागू होने जा रही है, और इसलिए मैं इसे मोदी की चुनावी न्याय यात्रा कहूंगा, या चुनावी न्याय रथ कहना और ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि रथ तो बड़ा, उसके लिए भी काफी उतार चढ़ाव होते हैं, रास्ते में गड्ढे भी आते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रतिपक्ष बार बार चेतावनी देता, हम सत्ता में आए तो सब कुछ बदल देंगे, कानून बदल देंगे, सहायता का स्थितियां बदल देंगे, जो उनको क्रांतिकारी परिवर्तन की बातें करते हैं, कई रक्षा की योजनाएं बंद कर देंगे। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे जो न्याय संहिता है, इस रथ में जो मैसेज जा रहा है, जो शायद लोग ध्यान से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसे पूरा पास हुआ है, तो लोग ये सोचते हैं कि इसमें पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें सही बात यह है कि आतंकवाद विरोधी और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, जिसमें केजरीवाल, हेमंत सोरेन और देश के कई और नेता और उनके समर्थक और दलाल जो कुछ जेल में हैं, कुछ बाहर जमानत पर हैं, ऐसी स्थिति में इस न्याय रथ में तीर इसीलिए चल रहे हैं चुनाव के पहले कि वो फिर से लागू होने में भी तो कोई बाधा डाल सकते हैं। वो फिर से यदि बहुमत ले आए, तथा कथित जो संभावना नहीं दिखती, लेकिन युद्ध है और ये कोई महाभारत का युद्ध, नैतिकता वाली भी कुछ बातें तब तो थी। अब तो जो जिस समय प्रतिपक्ष जिस तरह से हमला कर रहा है, किसी भी चीज को, किसी क्षेत्र को भारत विरोधी माओवादी का मिले, चीन का समर्थन मिले, तब भी हो। बहरहाल, हम तो न्याय रथ की बात में ज्यादा करना चाहता हूं। चुनाव के आरोप प्रत्यारोप तो आप रोज सुनते हैं, और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को इसको सही जानकारी देने के लिए, जबकि हम सोच रहे थे कि इस समय में ये बड़ा जल्दी है, लेकिन फिर बताया गया कि नहीं, अभी तो क्योंकि कोर्ट का कुछ अवकाश भी होगा, इसलिए ये चीजें देश में लोगों तक यदि पहुंचे पुस्तक रूप में, तो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता और जो मीडिया में भी उनको आप टेलीविजन पर भी देखते होंगे, जिसको कह सकते हैं कि एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के युवा हैं, कंपेरेटिवली जो बड़े मैंने बुजुर्ग वकीलों के मुकाबले में आप उनको ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वरिष्ठ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े गंभीर मामले वो निपटाते हैं, काम करते हैं और अध्ययनशील हैं। ये हैं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विनी दुबे। ये पुस्तक मैं इसलिए आप कह रहा हूं कि एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, ये एक ऐसी पुस्तक है, और इसमें पुस्तक से ज्यादा एक रिसर्च भी है, और जो नई न्याय संहिता लागू होने वाली है, वो देश में ज्यादा अपने बार के लोग, चूंकि वकील, देखिए सरकार का विरोध करने वाले तो कई वकील भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, खाली राजनीतिक दल नहीं होते, उनको भड़काने वाले होते हैं ना कि तुम्हारा धंधा तो जो होगा। तो इस न्याय संहिता के खिलाफ भी लोग लगे हुए हैं, और उनको जो सही जानकारी न मिले, देखो जिसके बाद तो ज्यादा बड़ी जेल होगी। केजरीवाल तो बार बार कह रहे मैं ही जेल नहीं जाऊंगा, मैं यदि जेल गया और मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो ममता बनर्जी भी जेल जा सकती हैं। वो नहीं डरा रहे, उनके समर्थकों को बंगाल में भड़का रहे कि देखो यदि बीजेपी जीत गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी जीत गई, और ममता बनर्जी तुम्हारा वहां पर यदि ज्यादा सीटें नहीं ला पाई, तो तुम भी जेल। भाई उन पर व्यक्ति, उनके मंत्रियों पर आया, उनके समर्थकों पर आया, ये ठीक है, जिम्मेदार वो है वहां हिंसा के लिए,
लेकिन इस न्याय संहिता में वो कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग से ऐसे माओवादी तत्व, देश विरोधी तत्व, उन पर और कठोर सजा का प्रावधान है। और जैसा इस पुस्तक में एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ, इसका हिंदी संस्करण भी आएगा, ऐसा हमने कहा है अश्विनी दुबे जी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि इसका समर्थन, इस पुस्तक की भूमिका भी देश के एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रहे, हाई कोर्ट्स में रहे, बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और जब सुप्रीम कोर्ट में होते तब तो देश के ही, उन्होंने मैंने इसका, जब जस्टिस नवीन सिन्हा जी जो है वो इस कार्यक्रम में, जिन्होंने खुद इस पुस्तक को रिलीज किया है, उनके साथ श्री सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, वो भी मैंने बिल्कुल बाकायदा एक ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है तो हमारे नवीन सिन्हा जी। लेकिन उन्होंने जितना अध्ययन, इस पुस्तक की भूमिका भी इसलिए लिखी कि हाँ, ये जो कानून है ये बदले जाने की आवश्यकता बहुत अधिक है, और इसलिए अधिक है, मैं भी इस कार्यक्रम में रहा उपस्थित, इसलिए मैं मेरे भी कान खड़े हुए। मैंने भी जब पुस्तक देखी तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये इसमें तो इतनी सारे कई धाराएं बदल दी गई हैं, और इसलिए विरोध क्यों हो रहा था। जैसा मैंने कहा, कानून पास हो रहा था, वकील लोगों की तरफ से विरोध कराया गया, इन पार्टियों के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस हो, ममता हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने सोचा भाई ये कानून आने मत दीजिए, पास हो, या पास हो रहा है तो इसको लागू मत होने देना। अरे हमें सब पढ़ना पड़ेगा भाई। डॉक्टर भी कहे कि मैं दवाई में नहीं परिवर्तन हुआ है, ये टीका नहीं चलेगा, ये अच्छी नई दवाई आई है, यदि उसका उपयोग करने को कहा जाए तो कह देगा नहीं नहीं, मैं तो पुरानी दवाई दूंगा। ऐसे ही इसका विरोध इस बात पर, चूंकि मोदी सरकार का विरोध करना था इस रथ को, कैसे कि चुनाव में भी कहीं इस पर भी वोट मिलेगा ना, कि न्याय दिलाने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं मैं न्याय देना चाहता हूं, मैं खाना दे रहा हूं, वो अलग बात है, मकान दे रहा हूं, रसोई घर दे रहा हूं, यदि आपको मकान के साथ साथ रसोई गैस दी जा रही है, यदि आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य दिया जा रहा है, तो ये न्याय के लिए है ना, कि उन पर कोई अन्याय न कर सके। इसलिए उसके लिए तो पहले से उन्होंने पास कर लिया, लेकिन हाँ, लागू करें, और लागू करने के लिए भी वही फिर से आएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, मैंने तो 2047 का प्रोग्राम बना रखा है। अब हम ये कह सकते हैं कि वो वायदा तो दूर पूरा होना है। सबसे पहले जून में परिणाम आएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, जो पुराने जो आपराधिक कानून जिसको कहा जाता था, उससे हट करके कैसे एक नया, जिसको कह सकते हैं कि पूरा उनमें आए, उसमें भी कई धाराएं, ये 307 है, 318 है कि 325 है, इसमें सबके मैं आपको एक अनुमानतः ऐसी बता रहा हूं, जिसको उसमें पूरा लंबा चौड़ा है, कई पृष्ठ है। और उसमें यह कि पुराने कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल से भी पहले का भी जिक्र है, एंशिएंट। हमारे यहां तो धर्म जिसको कह सकते हैं वही जुड़ा हुआ था। न्याय का मतलब ये होता है कि धर्म मतलब आप नैतिकता रखेंगे और न्याय देंगे, तब अदालतों की भी जरूरत नहीं होती थी। जिसको उसका आधार है उस पर राजा होते थे। तो राजधर्म के साथ हमारे पुरानी परंपरा में चाणक्य को तो लोग याद करते हैं, लेकिन उससे पहले भी विक्रमादित्य हुए, जिसका इस पुस्तक में भी जिक्र है। उनके न्याय को भी लोग, जहांगीर का घंटा, जहांगीर का न्याय, वो तो बहुत बलकाल, बहुत बात की बात है। लेकिन हमारे यहां तो एंशिएंट राम राज्य की जब कल्पना की जाती है तो राम मंदिर, वैसे नहीं, राम राज्य का मतलब ही है कि सबको न्याय मिले। चाहे कोई भी ऐसी शिकायत करता है तो उसके लिए भगवान श्री राम, महाराजा राम, वो भी खुद अपने को भी सजा अपने परिवार को देना है तो देने को तैयार रहते थे। और इसका मतलब है कि हमारे यहाँ तो कब से धर्म का राज, धर्म का कानून, और उसके जरिए में, और उसके बाद जैसे कहें कई काल आए, प्राचीन काल आया, फिर मुगल काल आया, उन्होंने भी कुछ किया, उनका अपना तंत्र, फिर ब्रिटिशर्स ने जो आज जो बदले गए हैं। इसीलिए कॉलोनियल राज क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया कि जो ब्रिटिश राज के समय में आए उस कानून को, जो कॉलोनियल उपनिवेशवाद वाले, वो कब से 1800 के आसपास जो है, 1860 में, आप बताइए, उस समय से भी जो कानून थे वो कई, उनमें से संविधान नया बना, ठीक है, लेकिन उनमें हम तो ब्रिटिश, हमारे यहाँ जितने बड़े संविधान के वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, लेकिन पढ़ने के लिए जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था। और ब्रिटिश राज कहता था पढ़ना है आपको तो नालंदा तक्षशिला नहीं, आप ब्रिटेन पढ़ के आइए, कैम्ब्रिज जाइए, ऑक्सफोर्ड जाइए, कहीं और विश्वविद्यालय में पढ़िए। तो हमारा, उनको तो अपना मैकाले तो यही चाहते थे, शिक्षा पद्धति को उन्होंने, ये गुलामी जो है कि अधिकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी,
ऐसी ही शिक्षा मेघालय की थी। मेघालय में ऐसी शिक्षा नहीं थी जो प्रायोगिक हो, जिसमें आपको कुछ प्रयोग करना हो, जो आपके ज्ञान से आप धन अर्जित कर सके, नहीं गुलाम बने, क्लर्क बने या सिपाही बन जाए एक दूसरे की हत्या करने के लिए। आप ये देखिए, आप अपने ही लोगों पर स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या करें, इस तरह कानून अपराधी, इसलिए उसका नाम ही था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बने, जिसको कहा जाता है। ये क्रिमिनल बने अपराध तो आपको माना ही, ब्रिटिश राज तो यही कहता था। और इसमें नई जो न्याय संहिता, इसमें न्याय देने की बात कही गई है, ताकि आप ये देखिए। और इसीलिए ऐसा नहीं हुआ है कि ये रात को जागे और मोदी जी ने कहा भाई बदल दो सब, क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, या अमित शाह ने कह दिया, या उनकी पार्टी ने कह दिया, या सरसंघचालक मोहन भागवत ने कह दिया है कि हमें हिंदू। वो ऐसा नहीं कि प्राचीन काल के कानून ले आए हैं। ये कोई खाड़ी के उन देशों में से नहीं है जहां इस्लामिक कानून लागू करना है। ये आधुनिक दृष्टि से जो न्याय, जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां, जैसा मैंने कहा कि अब कोई रावण तो लंका से नहीं आता है, लिट्टे विट्टे आए वो भी मारे गए, लेकिन अब आप ये देखिए कि इस रूप में जो आते हैं, जो माओवादी या अमेरिका की CIA से, KGB से, या ISI खास करके, और चीन की एजेंसियां जिन्होंने भारत में भी किया है, तो ऐसे लोगों से, या भारत में भी कई लोगों को जो तंग किया जाता है, कुछ अपराध जिनके ऐसे थे जिनमें अनावश्यक रूप से था, इतनी जल्दी उन पर विचार नहीं होता था, प्राथमिकी पड़ी हुई है, 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं। इस श्री दुबे की पुस्तक के समय में भी लोगों ने कहा कि 4.5 करोड़, बड़े सुधीर अग्रवाल जी ने कहा 4.5 करोड़ केसेस जो है निचली अदालतों में लंबित है, और हजारों लाखों, यदि आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में है। बड़े लोग जो होते हैं उनकी सुनवाई रातों रात हो जाती है। मैं नहीं कहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, लेकिन जो नेता हैं, केजरीवाल जाए, हेमंत सोरेन जाए, तो रात को, या कांग्रेस का कोई और नेता हो, तो तुरंत वो हवाई अड्डे पर है, उसके पहले यहां कोर्ट रात को 2 बजे खोल दिया जाता है। तो वो, लेकिन वो जो गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती, ऐसे लोगों के लिए न्याय संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जो जेल में भी सड़ रहे हैं। उनको कितने समय तक कोई प्राथमिकी दर्ज होगी, उसके बाद कैसे उसको जल्दी न्याय मिले, इसका प्रावधान है। और ऐसे में कई ऐसी कमेटियां बनी जिन्होंने IPC को बदलने के लिए बाकायदा, ऐसे हमारे जजेस भी रहे बड़े बड़े जिन्होंने इस पर विचार किया, पूर्व न्यायाधीश, विधि आयोग, सबकी सिफारिशों के बाद इस कानून को बदलने का प्रावधान हुआ है। और ताकि जो ये माना जाता है कि भारत आज भी गुलाम वाली जो प्रवृत्ति है, भारत की शिक्षा पद्धति को लेकर, जिस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी, भारत में शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद, वो भी मैं जब ये 2 साल पहले जब शिक्षा का, उसमें यही प्रावधान है कि आप ठीक है, आप अग्निवीर बनो और 10वीं 12वीं के बाद 4 साल करने के बाद फिर यदि आगे पढ़ाई करके फिर पढ़ना चाहें 4 साल बाद तो पढ़ सकते हैं। उसी तरह से कोई और आप चले गए कहीं और काम करने का, बीच में कोई कहा कि भाई इतना कमा नहीं सकता हूं, तो शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन का दौर अभी शुरू हुआ है, न्याय का नया दौर शुरू होने से अदालतों पर भी दबाव नहीं होगा, अदालतों को कैसे सुविधा हो। ये निश्चित रूप से है कि जैसा जस्टिस नवीन सिन्हा जी मानते हैं, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, या देश के जो बड़े बड़े हमेशा हमारे पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जैसे इसको इस तरह के जस्टिस JS वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस RC लाहौटी जिनका बड़ा मुझे स्नेह मिला, विचार विमर्श का, वेंकट चरैया जी, ऐसे कई कमेटी भी बनी, उन लोगों ने संविधान में परिवर्तनों की बात भी की, वो भी बदले। लेकिन ये न्याय संहिता के लिए वो लोगों की भी फैसलों के आधार पर जो निर्णय भी किए गए, जो सुविधाएं हैं, अब ये सही है कि अदालतों को एक तो नियुक्तियों का मामला भी साथ साथ आना चाहिए कि जो ऐसा न हो भाई भतीजावाद जो होता है, वो भी जुडिशरी में सुधार हो। कानून न्याय तभी मिलेगा जब जुडिशरी में भी उसके पास साधन हो। अब जैसे लाइव आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीधा सीधा प्रसारण हो रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि जज उस समय कुछ कह रहे थे, बाद में कोई वकील गया और उन्होंने कहा साहब इसको तो माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये अब संभव नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये न्याय का जो पूरा रथ है, मोदी का न्याय रथ, ये एक नया रंग दिखाने वाला है भारतीय राजनीति में, नहीं भारतीय समाज में और विश्व के लोकतंत्र में। न्याय क्या होता है, अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार हो, जो घोर ऐसे अपराधी हैं, बलात्कार वाले अपराधी हैं, हत्या वाले अपराधी हैं, उन पर और कठोर कैसे सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, खास करके बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार के। स्वाति मालीवाल के अत्याचार पर जो है वो अरविंद केजरीवाल कुछ करने को तैयार नहीं। इसलिए ऐसे कानूनों में भी बदलने की आवश्यकता होगी
जहां दूसरी जगह तो आपने उसके विवेक कुमार पर तो कर दिया गया कि उसको गिरफ्तार अभी किया, जमानत मिलेगी, फिर ये होगा, फिर कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन उसी घर में कोई बैठा हुआ है तो वो उसका अपराधी, अब उसने नाम भी लिया कि हाँ वो घर में बैठे थे, क्या उनके कहने से किया? तो उसमें ऐसे लोगों की भी जो षड्यंत्र में शामिल हो, जिन्होंने मारने के लिए उकसाया हो, किसी को हत्या के लिए उकसाया हो, जब उसका प्रावधान तो है कि आपने किसी को हायर भी किया हत्या करने के लिए तो उसके लिए प्रावधान है, लेकिन राजनीतिक कारण से या किसी से व्यक्तिगत दुराग्रह के साथ उस पर दबाव डालने, पिटवाने के अधिक प्रयास होता है। या जैसे फिर से मैं कहूंगा, जो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी होती है वो जो ड्रामा करते रहते हैं उसके बाद भी पद पर रहते हैं, तो नए न्याय संहिता में अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ और संशोधन ऐसे लाने होंगे कि भाई जिसके बाद से एक बार इस तरह से उसके सामने, पुलिस के सामने प्रमाण भी आ गए हों उस पूरे मामले में, उनको किस तरह से पद से हटाया जाए। न्याय तो तभी मिलेगा ना। एक अत्याचारी शासक जैसे चाणक्य ने जिसके खिलाफ चंद्रगुप्त को खड़ा किया, आप तो उतना सीरियल आप देखते रहे होंगे या कथा पढ़ते रहे होंगे, किसी भी राज्य में यदि जो अत्याचार करने वाला है उसके लिए उसके राजा भी यदि वैसी जगह मुख्यमंत्री बना बैठा है, मंत्री बना बैठा है, कोई और ऐसा बैठा होगा, तो क्या उसको इतनी छूट होगी कि वो जेल से ही चलाए? उन्होंने तो कहा हम सब जेल से चलाएंगे, अभी भी केजरीवाल तो यही कह रहे हैं। तो न्याय के संहिता इसलिए कि चूंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं इसलिए इस न्याय संहिता का समर्थन कर रहा हूं कि उसके बाद इसमें भी आगे और सुधार की शायद गुंजाइश सरकार, विधिवेत्ता, सुप्रीम कोर्ट सब मिलकर के उस न्याय रथ को शुरू चाहे मोदी ने किया है, राम मंदिर के लिए उन्होंने अयोध्या से सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की, भारत में कश्मीर को 370 खत्म किया, तिरंगा यात्रा करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे डॉक्टर मुरलीधर जोशी के साथ, सोमनाथ से अयोध्या आए की यात्रा में से अडवाणी जी के उसका सेनापति का काम किया था। अब ये न्याय रथ में वो खुद ही सारथी भी हैं और वही खुद अर्जुन भी हैं। ठीक है, उनके साथ और लोग होंगे जो कानून के मंत्री होंगे, बड़े बड़े कानून के उनके वकील उनके साथ पार्टी में भी हैं, बाहर भी हैं, पुराने जज भी हैं जो उनके इस तरह के न्याय के रथ में आगे बढ़ाना चाहेंगे। न्याय के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा का अगला दौर इस न्याय रथ से शुरू हो सकेगा। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फल हो सकता है। एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।